एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें जो द इंडियन पॉलिटी है बाय एम लक्ष्मीकांत, हम वो डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। अभी हम आए हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, जो बातें की गई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय एम लक्ष्मीकांत। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लो कि क्या होता है, ये तुम खुद रीड करना। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट। तो देखो, पहली चीज़ क्या होती है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीपीएसपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर तुम ये देखो कि इसका मेन फीचर क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीचर क्या है, तो 3 फीचर्स हैं। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड जस्टिस देना, मतलब सोशली सोसाइटी में सब इक्वल हों और सबको न्याय मिले, पॉलिटिक्स में भी सब इक्वल हों, सबको न्याय मिले, और इकोनॉमिकली मतलब पैसों के लेन देन में भी सब इक्वल हों और सबको न्याय मिले। ठीक है, ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हर, जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है में उसमें अलग अलग तरीके के इसलिए लॉज बनाए गए हैं। इन तीनों चीज़ों को लाने के लिए, अचीव करने के लिए 3 तरीके के, मतलब अलग अलग तरीके के लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि पहले लॉज होते हैं हमारे फंडामेंटल लॉज, मतलब उसमें क्या होता है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुमको अधिकार कुछ प्राप्त होते हैं। कुछ अधिकार तुमको कब से प्राप्त होते हैं, जब से तुम पैदा होते हो। फिर दूसरे अधिकार ऐसे आते हैं जो तुमको एक सर्टेन एज के बाद मिलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तुम 18 साल के हो गए, अब तुम वोट कर सकते हो, है ना। ऐसे ही एक लॉज हैं जिनको हम कहते हैं डीपीएसपी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें देखो, जैसे भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो हमको क्या लगता है, मतलब अगर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमको जेल जाना पड़ सकता है, या कोई इंसान हमारे ऊपर केस कर सकता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बात कही गई है उसको फॉलो नहीं किया गया है। बट जो डीपीएसपी हैं ये नॉन जस्टिफाइबल है, मतलब इसके लिए तुम कोर्ट में नहीं जा सकते कि इस इंसान ने ये चीज़ कही थी, ये चीज़ नहीं की, तो तुम कोर्ट में ले जाएंगे क्योंकि ये जो डीपीएसपी है उसके अगेंस्ट है। इसको कैसे समझा जा सकता है, जैसे कोई बच्चा है, उसको तुम बचपन से फोर्स कर रहे हो कि नहीं तुम पढ़ोगे नहीं, तुमको हम स्लेव बना लेंगे, तुम हमारे घर में काम करोगे, तो क्या हो सकता है, वो बच्चा केस कर सकता है अगेंस्ट उन लोगों के जिन लोगों ने कहा कि उसको स्लेव बना लेंगे। पर अगर कोई गवर्नमेंट है जिसने एक मैनिफेस्टो रखा, मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो कहती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, एक पत्र निकालती है कि हम ये चीज़ें करेंगे। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट उस चीज़ों को फॉलो करती है और कभी कभी फॉलो नहीं करती। अगर वो गवर्नमेंट उस चीज़ को फॉलो ना करे तो तुम उसके अगेंस्ट कोर्ट केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डीपीएसपी में आता है कि मतलब ऐसा डीपीएसपी काइंड ऑफ हो जाता है कि उसने कहा था पर उसने किया नहीं, तो तुम उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर जब भी ये चीज़ आती है कि अच्छा ये लॉ तो है लेकिन फॉलो नहीं भी करो तो चलेगा, जैसे पहले था कि हेलमेट पहनना लॉ में था कि तुम हेलमेट पहनो, सुरक्षा होती है, पर ऐसा था कि नहीं भी पहनेंगे तो क्या होगा, चालान कटने लग गया, अब तो ज़्यादा, पहले इतना था नहीं, तो क्या होता है, लोग उसको लाइटली ले लेते हैं। तो डीपीएसपी को भी तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो ऐसे ही है, इसको ज़्यादा भाव नहीं देना काइंड ऑफ, लेकिन ना जो ये जो अपना डीपीएसपी है ये आर्टिकल 37 से शुरू होता है। ठीक है, कौन से पार्ट में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में है। 36 से शुरू होता है, और जो आर्टिकल 37 है वो 3 चीज़ें कहता है। पहली चीज़ क्या कहता है कि तुम इसको नहीं भी फॉलो करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस नहीं चलेगा। पर ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कहता है। पहला, हमारी गवर्नमेंट के लिए जो ये डीपीएसपी है ये फंडामेंटल्स हैं, अगर हम सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड जस्टिस लाना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये कहता है कि ये पॉपुलर ओपिनियन पे डिपेंड करता है। सोचो, अगर गवर्नमेंट आई है, उसने बहुत सारे लोगों की बात नहीं मानी। कोई भी गवर्नमेंट क्यों बनती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको वोट देते हैं। अगर उस गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया जो ज़्यादा लोग चाहते हैं, तो क्या होगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो अगर गवर्नमेंट को लोगों का सपोर्ट चाहिए तो डीपीएसपी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे बाद में कि फंडामेंटल राइट्स और इसमें क्या डिफरेंस है, बट याद रखना गोल्स ऑफ डीपीएसपी क्या है। ये चीज़ याद रखना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एफआर, वो ज़्यादातर हमको पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये हैं डीपीएसपी, ये हमको सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस देते हैं।
ठीक है। सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे बताती हूँ। देखो, पहला वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसमें लिखा हुआ है कि ये सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस देता है, पर ज़्यादा एम्फेसिस किसको देता है, ज़्यादा भाव किसको देता है, ये सोशल और इकोनॉमिकल को। ठीक है। राइजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स इन इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कहता है कि सबको इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। पर तुम खुद देखो, अंबानी के बेटे को ज़्यादा अगर रिसोर्सेज मिल रहे हैं और एक गरीब है उसको कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो वो जो गरीब आदमी है वो अमीर के ऊपर केस नहीं कर सकता। रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पर डीपीएसपी का गोल क्या है, गोल का मतलब क्या होता है, हमारी ज़िंदगी का एक गोल होता है, एक मकसद होता है कि हमको यही करना है। ठीक है। ऐसे ही जो डीपीएसपी है उसका गोल क्या है, हमको इक्वालिटी लाना है रिसोर्सेज में, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिले। ठीक है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, और सबके जितने भी पूरे देश हैं उन सब के बीच में पीस लेके आना। ठीक है। पॉलिसीज़ ऑफ डीपीएसपी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है, सब कि जो न्याय है वो सबके लिए बराबर है। जैसे इस चीज़ में दिखाया गया है, इसका मतलब क्या होता है, न्याय, जस्टिस, और ये जितने भी रिलीजियस है सबके लिए क्या है, इक्वल है। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक एंड लिक्विड्स, मतलब ये कहता है जो शराब की या फिर नशीली चीज़ें हैं इनको इनको बंद करने के लिए कहता है। पर कहाँ बंद होती हैं, नहीं बंद होती हैं, ये चलती हैं। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ स्लटलर्स ऑफ यूज़फुल कैटल्स, मतलब जो यूज़फुल कैटल्स हैं, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, जो भी यूज़फुल कैटल्स हैं, ठीक है, जो भी यूज़फुल कैटल्स हैं जैसे बकरी, गाय या फिर जितने भी हैं, इनको मारने से बचाना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी यूपी में बहुत ये चल रहा था स्लैटर हाउसेस का, जिसमें क्या होता था कि जो गाय होती थी, जो काउज होती थी, उनको मार दिया जाता था और उनके जो मांस होता है उसको खाने में या फिर यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो इस ये क्या होता है, ये एक, लेकिन ये क्या हुआ, अभी जाके इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया यूपी में कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, जो यूजफुल कैटल्स हैं उनको नहीं मार सकते हैं। ठीक है। फिर प्रमोशंस ऑफ द विलेज पंचायत को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करना। ठीक है। नॉन जस्टिफाइबल राइट्स ऑफ डीपीएसपी, अब देखो कुछ राइट्स ऐसे हैं जिसमें तुम जस्टिस मांग सकते हो, कुछ राइट्स ऐसे हैं जिसमें नहीं मांग सकते। जैसे एडिक्वेट लिविंगहुड, मतलब तुम सब एक अच्छे से रहो, ये इसके लिए तुम कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। अगर तुम जैसे कि एक सोसाइटी है, लोकेलिटी है, बहुत अच्छी है, बहुत एकदम गार्डन पार्क सब बहुत अच्छे से मेंटेन है, उसके बगल में ही एक सोसाइटी है जहाँ पे लोग कचड़े पे रह रहे हैं, मतलब सामने कचरा पड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ घर बना के रह रहे हैं। तो क्या है, जैसे लिविंगहुड होना चाहिए, जैसे एक सभ्यता होनी चाहिए रहने की, वैसी नहीं है। पर इसके लिए तुम केस नहीं कर सकते। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, जैसे तुम अभी देखते होगे कि बहुत सारी जो अभी मूवीज़ आती हैं, है ना, इसमें तुम देखना कि काफ़ी टाइम क्या होता है, एक्ट्रेस जो हीरो होता है और जो एक्ट्रेस होती है, हीरो हीरोइन जो होते हैं, उनके जो पे होता है वो डिफरेंस रहता है। दोनों काम तो सेम मूवी में ही कर रहे हैं, पर क्या होता है, पे में डिफरेंस होता है। ऐसे काफ़ी जगह पे होता है, जैसे काफ़ी जगह पे तुम देख लो, जो मज़दूर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनमें मेल को ज़्यादा पे किया जाता है, फीमेल को कम पे किया जाता है। तो ये इनइक्वालिटी है, ये डीपीएसपी पे आता है, पर इसके अगेंस्ट तुम केस नहीं कर सकते। राइट अगेन इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन के केस नहीं कर सकते, राइट टू वर्क पे नहीं कर सकते। सबको अधिकार है काम करने का, लेकिन अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो कोर्ट केस नहीं कर सकता कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, बट राइट टू वर्क तो है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको एजुकेशन मिले। ये आर्टिकल 45 में आता था, याद रखना। लेकिन अब जो आर्टिकल 45 है उसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है, आई थिंक, जिसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने भेजना देना उनका अधिकार है कि वो पढ़ें। ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड एफआर। नॉर्मली बता देती हूँ कि जो एफआर होते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और जो डीपीएसपी होते हैं बेसिकली सारे जितने राइट्स हैं उनका एम क्या है, मेन गोल क्या है, घुमा फिरा के वो एक ही चीज़ करना चाहते हैं, सबको न्याय मिले, सबको इक्वालिटी मिले। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहते हैं तुम ये नहीं करो तो तुमको जस्टिस मिलेगा। जो डीपीएसपी है वो कहता है कि तुम ये करो तब तुमको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। ठीक है। जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो जनरली होते हैं किसी एक इंसान की अधिकारों की सुरक्षता के लिए, मतलब ये इकलौता इंसान है, ये कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा, तो उसके कुछ अधिकार होने चाहिए,
उन अधिकार का प्रोटेक्शन कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स। जो डीपीएसपी है वो पूरी सोसाइटी के लॉज को लेकर चलता है कि नहीं, एक आदमी नहीं, ये पूरी सोसाइटी को अपग्रेड करना है। जैसे ये पूरी सोसाइटी कचड़े के बगल में रह रही है तो ना रहे, है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या है? इस एक इंसान को अपना अधिकार है कि वो कौन सा रिलीजन चूज़ करेगा, कौन सी भाषा बोलेगा, कौन से कपड़े पहनेगा, उसको राइट्स हैं। जो डीपीएसपी है वो क्या कहता है? इस पूरी सोसाइटी को अधिकार है कि वो एजुकेट हो, वो पढ़ाई करे, वो अच्छे से रहे और उन सबको काम मिले। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात करता है? वेल बींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्टर्ब। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं मान रहा है तो तुम जाके कोर्ट में बोल सकते हो कि देखो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं मान रहा है, इनको तुम सजा दो। पर अगर डीपीएसपी को कोई फॉलो नहीं करता तो तुम जाके नहीं कह सकते कि नहीं, तुम इसको सजा दो। ठीक है, फिर स्टेट पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट है, सर्टेन थिंग्स वाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट। हाँ, ये वही थर्ड चीज़ वही बोली हुई है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहते हैं कि तुम ये मत करो, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं तुम ये करो। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा तुमको गिवन है कि राइट टू प्रॉपर्टी में क्या क्या हुआ। एक चीज़ याद रखना कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए थे और फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए गए थे। जब भी कोई चीज़ होती है तो ऐसा नहीं होता कि आज ही सब काम हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट जब जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, तो अब सोचो जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो ये देखे कि जो सोशल नेटवर्किंग्स हैं उनके अगेंस्ट जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है। क्यों नहीं था? क्योंकि तब के टाइम पे तो वो आए ही नहीं थे। तो क्या होता है, हमको पता नहीं था, हम इतना ज़्यादा दूरदृष्टि वाले नहीं थे कि हमको पता चल जाएगा कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो क्या होता है, कुछ कुछ लॉज हम ऐसे बनाते हैं जिनको अभी अभी ही लाने की ज़रूरत है, और कुछ लॉज हम ऐसे बनाते हैं कि जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे तब हम इन लॉज को इन्फोर्समेंट में लाएंगे। जैसे आर्टिकल 45 पहले भी था कि राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ाई लिखाई का अधिकार है। लेकिन क्या हुआ, जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या थी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको हटाया जाए, माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स मिले, सबको काम मिले। तो इनको क्या किया, ज़्यादा इन्फोर्समेंट में लाया गया कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। लेकिन जो राइट टू एजुकेशन था, तब जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, फाइनेंशियली इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो राइट टू एजुकेशन को एकदम तुरंत ला देता, एकदम बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स बना देता। तो उसको क्या हुआ, थोड़ा डिले पे रखा गया। लेकिन जब इंडिया कैपेबल हुआ तो उसको क्या किया गया, उनको इन्फोर्समेंट में ला दिया गया कि नहीं, अब तो राइट टू एजुकेशन एकदम स्ट्रिक्ट है, सबको मिलना चाहिए एजुकेशन, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या थे, वो राइट्स जिनको तुरंत ही लाना ज़रूरी था। ठीक है, और जो डीपीएसपी है ये ऐसे राइट्स हैं जिनको तुरंत लाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब एडवांसमेंट होगा तब इनको लाना ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए ये अभी हैं, वीक सेक्शन में है, एंड धीरे धीरे इनको इन्फोर्समेंट किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ख्याल रखना, बाय बाय।